Hello everyone, a very good evening. Am I audible and visible of course? क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं? गुड इवनिंग गाइस. एक बारी बता दो जल्दी जल्दी. ओके, सुपर्ब. सो यार आज हम लोग जो चैप्टर कवर करने वाले हैं वो है सेकेंड लास्ट चैप्टर फॉर योर क्लास 12 सिलेबस. गिव मी वन सेक. यप, ठीक है जी. और उस चैप्टर का नाम है द इंटरव्यू. ये जो चैप्टर है ये कोई कहानी नहीं है. ये जो चैप्टर है ये बेसिकली एक इंटरव्यू की तरह ही हमारे सामने रखा गया है. अब इंटरव्यू आप लोग बहुत सारे देखते होंगे, आप लोगों को पता है कि इंटरव्यू क्या होता है, राइट? वेयर द वन पर्सन इज आस्किंग क्वेश्चन एंड द अदर इज रिस्पॉन्डिंग टू इट. अब चाहे वो बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी हो, ऑथर हो, है ना, या कोई बड़ी पर्सनालिटी हो, तो इस चैप्टर का नाम ही क्या है? इंटरव्यू. गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. आई होप यू गाइज आर अमेजिंग, राइट? सो दिस इज द सेकेंड लास्ट चैप्टर फॉर क्लास 12. गुड इवनिंग जी. चलिए, इसे लिखा है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने. ये आपको याद रखना है, ये एक छोटा सा पार्ट है, छोटा सा अंश है जो कहां से लिया गया है? पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज से लिया गया है. तो इनकी एक बुक है पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज, जिससे इसका उस बुक का छोटा सा पार्ट आपको एज अ चैप्टर दे रखा है. अब इस चैप्टर के अंदर ये बात करते हैं अलग अलग ओपिनियंस, यानी कि अलग अलग राय के बारे में ऑफ द सेलिब्रिटीज. तो कुछ बड़े बड़े लोग हैं, उनके ओपिनियंस यहाँ पर इस चैप्टर में हमें दिखाए गए हैं. रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग इंटरव्यू, कि हर किसी का इंटरव्यू को लेकर क्या मानना है. अब हो सकता है आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इंटरव्यू को लेकर अलग हो, कि इंटरव्यू अच्छे हैं, होने चाहिए. किसी का हो सकता है नहीं अच्छे हैं, नहीं होने चाहिए, राइट? तो इंटरव्यू होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, उसके फंक्शन क्या है, मेथड क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये अलग अलग ओपिनियन जो है अलग अलग लोगों के बच्चों हमें चैप्टर के अंदर दिए गए हैं. अब यहाँ पर एक इनफेमस राइटर है, ठीक है, उम्बर्तो एको. इनके साथ भी एक छोटा सा इंटरव्यू इसके अंदर डाला गया, एक अंश डाला गया है जो हम पार्ट में पढ़ेंगे. तो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने लिखा है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, इससे ज्यादा याद रखने की कोई जरूरत नहीं है. कॉफी विद करण आता है, राइट? वो क्या करता है? वो भी लोगों के इंटरव्यूज ही लेता है. तो आई होप वैसे ये तो आपको पता भी होगा कि यार इंटरव्यू क्या होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है. तो शुरू करते हैं अब हम इसको. सिंस इट्स इन्वेंशन अ लिटिल ओवर 130 years ago, इंटरव्यू हैज बिकम अ कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म. अब यहाँ पे अ लिटिल ओवर का मतलब क्या है? प्लीज डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स के लिए आप लोग नीचे वाले बॉक्स को रेफर करेंगे. लिटिल ओवर का मतलब है थोड़ा सा ज्यादा. तो बोला गया है कि जो इंटरव्यू का इन्वेंशन है ना, वो लमसम 130 साल से भी ज्यादा पुराना है, ठीक है. बट आज की डेट में इंटरव्यू बहुत ही आम चीज बन गया है जर्नलिज्म में. टुडे ऑलमोस्ट एवरीबडी हु इज लिटरेट, अब यहाँ पे लिखा है आज के जमाने में जो कोई भी पढ़ा लिखा है उसने अपनी जिंदगी में कोई इंटरव्यू तो कहीं ना कहीं देखा ही होगा या पढ़ा ही होगा. While from others' point of view, several thousand celebrities have been interviewed over the years. Over the years मतलब during many years, some of them repeatedly. तो यहाँ पे जर्नलिज्म क्या होता है? एक प्रोफेशन होता है जब आप न्यूज़पेपर्स के लिए या मैगजीन के लिए लिखते हैं, राइट? तो यहाँ पर मैं दोबारा से बता रही हूँ क्या बोला गया है. बोला गया है कि जो इंटरव्यू है उसका इन्वेंशन कब हुआ था? 130 साल से भी ज्यादा पुराना है. और तब से लेकर ही इंटरव्यू क्या है? एक आम चीज बन गया है जर्नलिज्म के लिए, यानी कि बहुत कॉमन हो गया है. हर इंसान जो आज की डेट में पढ़ा लिखा है उसने कभी ना कभी एक इंटरव्यू को अपनी लाइफ में पढ़ा होगा. एंड एक और पॉइंट ऑफ व्यू है कि बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ सेलिब्रिटीज ने इंटरव्यू अपना दिया है. इंटरव्यूड मतलब उनका इंटरव्यू लिया गया है, और कुछ ने तो बार बार भी अपना इंटरव्यू दिया है. So it is hardly surprising that opinion of the interview, of its function, methods and merits vary considerably. Some might make quite extravagant claims for it as being in its highest form a source of truth and in its practice an art. तो यहाँ पे hardly का मतलब है not at all.
ठीक है, फंक्शंस का मतलब है इसका पर्पस, ठीक है, कंसिडरेबली का मतलब है काफी हद तक, टू अ ग्रेट एक्सटेंट, एंड एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब है अत्यधिक, जरूरत से ज्यादा। अब यहाँ पर बात क्या हो रही है उसको समझो। लिखा है क्योंकि हर पढ़े लिखे इंसान को पता होगा कि इंटरव्यू क्या है, देयरफॉर ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है कि लोगों के ना अलग अलग ओपिनियन है, लोगों के डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन है, किसको लेके, पर्पस को लेके, मेथड को लेके कि इंटरव्यू कैसे होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो इंटरव्यू को लेके लोगों के अलग अलग ओपिनियन है। बोला गया है ये जो ओपिनियन में वेरिएशन है ना, यानी कि ये जो चेंजेस हैं ये बहुत ज्यादा है, यानी कि कुछ लोग अलग सोचते हैं, कुछ लोग अलग सोचते हैं, और ऐसे हमारे पास बहुत सारे ओपिनियन है। यहाँ पर ये भी लिखा है कुछ लोग जो है ना एक्स्ट्रावेगेंट यानी कि बहुत ही ज्यादा ये चीज को क्लेम करते हैं कि इंटरव्यू ना मतलब एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे आप सच का पता लगा सकते हो। ठीक है, एक सोर्स ऑफ ट्रूथ है को क्या, इंटरव्यू। वो ये भी क्लेम करते हैं कि इंटरव्यू लेने की ना एक कला है, इसको आर्ट बोला जाता है। दे ऑल्सो क्लेम दैट प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग इंटरव्यूइंग इज एन आर्ट। ठीक है, यानी कि ये नहीं बोला गया कि इंटरव्यू एक स्ट्रेट फॉरवर्ड टास्क है, बोला इंटरव्यू लेना भी आना चाहिए, इंटरव्यू भी एक आर्ट होती है, ये आपको बोला गया है। आई होप आप लोग ढंग से पढ़ रहे हो और आपको समझ में आ रहा है। अब आगे देखो क्या लिखा है, अदर्स यूजुअली सेलिब्रिटीज who see themselves as it victims कौन होता है, शिकार, might despise मतलब नफरत करना, the interview as an unwarranted मतलब unnecessary, नाजायज, बेमतलब का, ठीक है, unnecessary intrusion होता है दखल अंदाजी करना, into their lives, और फील दैट इट समहाउ डिमिनिश क्या होता है, वैल्यू रिड्यूस कर देना, वैल्यू कम कर देना, ठीक है, अपमानित करना। जस्ट एज इन सम प्रिमिटिव कल्चर, प्रिमिटिव मतलब बहुत ही पुराना, इट इज बिलीव दैट इफ वन टेक्स अ फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट ऑफ समबडी देन वन इज स्टीलिंग दैट पर्सन स्टोल। स्टीलिंग मतलब चोरी करना। सारे वर्ड मीनिंग्स यहाँ पे लिखे हैं, तो आप लोग अपनी बुक्स में लिख सकते हो, यहाँ से देखकर पेंसिल से आपके लिए आसान रहेगा। अब यहाँ पर समझते हैं कि इसमें बात क्या हो रही है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पे लिखा है कि जो अभी देखो इससे पहले क्या बात हो रही थी, इससे पहले बोला गया था कि इंटरव्यू लेना एक आर्ट है ना। कुछ लोगों को लगता है कि भाई इंटरव्यू सोर्स ऑफ ट्रूथ है, इंटरव्यू लेना एक आर्ट है, अच्छी चीज है, बोला गया है। दूसरे ही लोग वहां पर ये भी सोचते हैं, जिन्होंने भी अपने इंटरव्यूज दिए हैं ना, वो जो बेटा बार बार बाहर राइट, ठीक है, तो यहां पर लिखा है कि जो दूसरे लोग हैं, टू अदर पीपल टू एक्सप्रेस ओपिनियन अबाउट इंटरव्यू आर दोज हु गिव इंटरव्यू, यानी कि जो इंटरव्यू देते हैं उन लोगों का क्या मानना है। अब यूजुअली फेमस लोग ही अपना इंटरव्यू देते हैं, राइट, तो उनका मानना है कि इंटरव्यू के समय ना हमें एक फेयर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। ठीक है, वो लोग नफरत करते हैं इंटरव्यू वाली प्रोसेस से, उसको क्रिटिसाइज करते हैं। क्यों करते हैं उसको क्रिटिसाइज, बिकॉज उन्हें लगता है कि हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना थ्रू इंटरव्यू इज नॉट गुड। तो कुछ लोगों को लगता है कि बेमतलब नाजायज तरीका है दखल देने का हमारी पर्सनल लाइफ में, तो उन्हें इंटरव्यूज बिल्कुल भी नहीं पसंद। उन्हें लगता है कि इंटरव्यू से उनकी जो डिग्निटी है, जो वैल्यू है ना, वो कम कर दी जाती है मीडिया के द्वारा। ठीक है, अब वो इस चीज को इक्वेट करते हैं टू द बिलीफ ऑफ वेरी ओल्ड टाइम, पुराने जमाने से इसको कनेक्ट करते हैं कि जब एक इंसान की फोटो ली जाती थी, ठीक है, व्हेन टेकिंग फोटोग्राफ ऑफ अ पर्सन वाज कंसीडर्ड एज गुड एज टेकिंग आउट द सोल फ्रॉम द पर्सन। पहले टाइम पर लोग अपनी फोटो वगैरह नहीं देते थे, उन्हें लगता था कि आप उनकी सोल ले रहे हो, उन्हीं को ले रहे हो, राइट। तो उसी चीज से इसको इक्वेट किया गया है कि कुछ सेलिब्रिटीज को लगता है कि उनकी पर्सनल लाइफ को एक्सपोज किया जा रहा है ड्यूरिंग इंटरव्यू, और उनकी जो ट्रू फीलिंग्स हैं, जो थॉट्स है, वो सबको दिखाया जा रहा है, जो वो कंफर्टेबल नहीं होते। तो कुछ लोग इंटरव्यू को क्रिटिसाइज भी करते हैं। अब आगे क्या है, अलग अलग लोगों का ओपिनियन आपको दे रखा है। तो वीएस नायपॉल एक बहुत ही फेमस राइटर हैं, इनके बारे में बताया हुआ है। इन्हें फील होता है दैट सम पीपल आर वाउंडेड बाय इंटरव्यूज एंड लूज अ पार्ट ऑफ देमसेल्फ। वाउंडेड मतलब घायल हो जाना, लूज अ पार्ट ऑफ देमसेल्फ मतलब कि अपनी कोई चीज छोड़ देना, कि मतलब
कोई ऐसी चीज थी हम में जो अब नहीं है। तो वीएस नायपॉल एक बहुत ही फेमस राइटर हैं। इनका ओपिनियन है कि ड्यूरिंग इंटरव्यू कुछ लोगों को गहरी चोट पहुंच जाती है इमोशनली, कि कुछ ऐसा पूछ लिया जाता है कि वो हर्ट हो जाते हैं, और ये जो क्वेश्चंस करते हैं ना, ये कंप्लीटली कभी कभी अनरिलेटेड कर देते हैं, ये पहले डिस्कस भी नहीं करते हैं। एंड ऐसी सिचुएशन में जो इंसान इंटरव्यू दे रहा है उसे पता नहीं होता कैसे रिस्पॉन्ड करना है, उसे बहुत ह्यूमिलिएटिंग फील होता है, और कहीं ना कहीं दे लूज अ पार्ट ऑफ देमसेल्व्स। ठीक है, आगे अब लुइस कैरोल, ये एक और हमारे देखेंगे हम कौन है, राइटर है। द क्रिएटर ऑफ Alice in Wonderland was said to have had a just horror of the interviewer। अब यहाँ पे horror of the interviewer क्या होता है, उस इंसान से डरना जो इंटरव्यू ले रहा है। And he never consented मतलब अलाउ करना, to be interviewed। It was his horror of being lionized। इसका क्या मतलब होता है, किसी को इंपॉर्टेंस देना, ठीक है, किसी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देना। Which made him repel क्या होता है, दूर रहना किसी चीज से, अवॉइड करना किसी चीज को। Would be acquaintance मतलब जान पहचान वाले, interviewers and the persistent persistent मतलब लगातार, ठीक है, petitioner मतलब जो लोग उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं for his autograph, and he would afterwards relate the stories of his success in silencing all such people with much satisfaction and amusement। amusement मतलब होता है fun, happiness, आनंद। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है इसको समझते हैं। तो जो लुइस कैरोल है ये भी एक ऑथर है, ठीक है, इन्होंने एक नॉवल लिखी है लाइज इन वंडरलैंड। अब इस नॉवल में इन्होंने क्या करा है, कैरेक्टर क्रिएट करा है लाइफ का। बहुत सारी फिल्म्स जो है वो इसी नॉवल के ऊपर बनी भी हुई है, ठीक है। अब जो लुइस कैरोल है वो कभी भी एग्री नहीं करे एक इंटरव्यू देने के लिए, उन्होंने कभी एग्री नहीं करा कि हाँ भाई मेरा इंटरव्यू ले लो। क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता था किसी भी ऐसे इंसान से जो इंटरव्यू ले रहा है, ठीक है, उन्हें बहुत डर लगता था कि मुझे इतनी इंपॉर्टेंस मत दो, मुझे इतनी लाइमलाइट में नहीं आना है, मेरे को इतना फेमस फील मत कराओ आप, ठीक है। इसलिए वो ऐसे लोगों से दूर रहते थे who could later say that they knew him or they had once interviewed him। कि ऐसा ना हो कि वो किसी से मिल ले और लोग बोले अरे मैं तो इससे मिल रखा हूँ, मैंने तो इसका इंटरव्यू लिया है। तो वो ऐसे सब लोगों से दूर ही रहते थे, उन्होंने कभी इंटरव्यू दिया ही नहीं। अब लोग क्या है, रिपीटेडली रिक्वेस्ट करते थे इनको कि भाई एक ऑटोग्राफ दे दो, बट वो ऑटोग्राफ भी नहीं देते थे। वो सेटिस्फाइड थे ये करने में कि मैं इग्नोर कर रहा हूँ इन्हें, एंड ही वाज सेटिस्फाइड। और लेटर वो क्या करते थे, हैप्पीली ये जो स्टोरीज है इनको नरेट किया करते थे, ठीक है, नरेट द स्टोरीज ऑफ बीइंग सक्सेसफुल इन सच एफर्ट्स, कि कैसे वो सक्सेसफुल रहे उसको टालने में या इंटरव्यू ना देने में, ये स्टोरीज फिर वो आगे बताया करते थे। अब ऐसे ही एक रुडयार्ड किपलिंग है, अगेन ये बहुत फेमस ऑथर है, आपने इनकी काफी स्टोरीज पढ़ी होंगी। एक्सप्रेस्ड एन इवन मोर कंडेमनेटरी, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, स्ट्रॉन्गली मना करना, एटीट्यूड टुवर्ड्स द इंटरव्यूअर। His wife Carolyn writes in her diary for 14 October 1892 that their day was wrecked, यानी कि बर्बाद, by 2 reporters from Boston। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, रुडयार्ड किपलिंग की बात कर रहे हैं। उन्हें बिल्कुल भी इंटरव्यूअर्स जो होते हैं, जो इंटरव्यू लेते हैं, उन्हें कतई पसंद नहीं थे, ठीक है। लुइस कैरोल से भी ज्यादा ये नापसंद करते थे। कैरोलिन जो इनकी वाइफ है वो अपनी डायरी में लिखती है, 14 अक्टूबर 1892 की बात है, वो बोलती हैं कि मैं और मेरे जो हस्बैंड है रुडयार्ड किपलिंग, उनका पूरा दिन बर्बाद हो गया। हम लोग बॉस्टन में थे, पूरा दिन बर्बाद हो गया किसकी वजह से, 2 रिपोर्टर्स की वजह से। कई बार होता भी है ना, लोग पीछे पड़ जाते हैं, पर्सनल स्पेस नहीं देते, पर्सनल लाइफ नहीं जीने देते, हर चीज को छाप देते हैं, जिससे ऑब्वियसली किसी के दिमाग पर बच्चों कुछ भी असर पड़ सकता है। अब आगे वो रिपोर्ट करती हैं, शी रिपोर्ट्स हर हस्बैंड एज सेइंग टू द रिपोर्टर्स, व्हाई डू आई रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड, बिकॉज इट इज इमोरल। इमोरल क्या होता है, अनएथिकल, रॉन्ग। इट इज अ क्राइम, जस्ट एज मच ऑफ अ क्राइम एज एन ऑफेंस। ऑफेंस होता है अगेन कोई ऐसा बिहेवियर जिससे कोई सामने वाला अपसेट हो जाए, कुछ गलत करना। अगेंस्ट माई पर्सन एज एन असॉल्ट, असॉल्ट इज अगेन अटैक, एंड जस्ट एज मच मेरिट्स पनिशमेंट, मेरिट मतलब रिक्वायर्ड पनिशमेंट। इट इज कावर्डली एंड वाइल, वाइल इज घिनौना, अनएक्सेप्टेबल। तो वो क्या बोलती हैं, कैरोलिन अपनी डायरी में लिखती हैं कि उनके जो हस्बैंड हैं रुडयार्ड किपलिंग, उन्होंने रिपोर्टर्स को एक्सप्लेन करा कि वो क्यों इंटरव्यू देने से मना करते हैं। उनके हस्बैंड ने बोला कि इंटरव्यू लेना कोई एथिकल एक्टिविटी नहीं है, ये लॉफुल एक्टिविटी नहीं है, इसे क्राइम मानना चाहिए, क्योंकि ये क्या है,
मतलब आप अगर मेरे बारे में पूछ रहे हो या क्वेश्चंस कर रहे हो, सो दैट इज अपसेटिंग फॉर मी, मेरे लिए आप मुझे ऑफेंड कर रहे हो, एक तरीके से एक पर्सनल अटैक कर रहे हो आप मेरे ऊपर। तो इसीलिए उन्हें लगता था कि एक ऐसा आदमी जो क्या कर रहा है, इंटरव्यू दे रहा है या ले रहा है, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। रुडयार्ड किपलिंग थॉट दैट दिस वाज एक्टिविटी ऑफ कॉवर्ड, उन्हें लगता था कि बहुत ही अनएक्सेप्टेबल एक्टिविटी है और कॉवर्ड पीपल, जिन्हें मतलब दुनिया को आकर चीख चीख कर बोलना है, ये उनके लिए है। तो ऐसा इनका मानना था। अब आगे, नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट, मच लेस गिव इट, येट किपलिंग हैड हिमसेल्फ परपिट्रेटेड, यानी कि कैरी आउट और परफॉर्म एन इमोरल एक्टिविटी, पाप या कोई दोष करना, सच एन असॉल्ट ऑन मार्क ट्वेन ओनली अ फ्यू ईयर्स बिफोर। अब मार्क ट्वेन क्या है, ये एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट है, ठीक है, ये भी लिखते हैं। एंड द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर के लिए इनका बहुत ही फेमस, और एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन, ये द मास्टर्स में भी मैंने अपनी पढ़ा था, मास्टर्स ऑफ इंग्लिश में, बहुत फेमस इनके वर्क्स है। अब इनके बारे में क्या बात हो रही है, तो रुडयार्ड किपलिंग बोला करते थे कि एक जो सेंसिबल आदमी है, यानी कि जिसमें दिमाग है, जो रिस्पेक्टेबल है ना, वो कभी किसी का इंटरव्यू लेगा ही नहीं। आगे वो बोलते थे, और एक सेंसिबल आदमी जो है ना, वो इंटरव्यू देगा भी नहीं। इन स्पाइट ऑफ सच बिलीव्स, अब ऐसा वो मानते थे, बट इसके बावजूद लिखा है कुछ साल पहले रुडयार्ड किपलिंग ने खुद ने मार्क ट्वेन का इंटरव्यू लिया था, ठीक है। इफ वी कंसीडर द ओपिनियन ऑफ रुडयार्ड किपलिंग, तो लिखा है अगर हम इनका ओपिनियन माने, जैसे इन्होंने बोला है ये असॉल्ट है और जेल में डाल देना चाहिए, पनिशमेंट कर देनी चाहिए, तो बोला है अगर हम इनका ओपिनियन माने तो ये फिर मार्क ट्वेन पे असॉल्ट था, इन्होंने किया है मार्क पे फिर असॉल्ट, राइट। तो ये खुद ही बोल रहे हैं और इन्होंने खुद ही इंटरव्यू लिया था, ये यहाँ लिखा है। H.G. वेल्स को तो सब जानते हैं यार, इनविजिबल मैन, राइट, चैप्टर भी है 10th में। Is an interview in 1894 refer to the interviewing ordeal? Ordeal क्या होता है, difficult experience, unpleasant experience। एक सेकेंड, क्या बात चल रही है ये, अच्छा मुझे लगा पता नहीं कुछ बोल रहे हो जो मैं सुन नहीं रही, ठीक है। तो यहाँ पर ऑडियल मतलब होता है डिफिकल्ट एक्सपीरियंस, बट वॉज अ फेयरली फ्रीक्वेंट इंटरव्यूई। इंटरव्यूई होता है जो अपना इंटरव्यू देता है, अगर मैं दे रही हूं तो आई एम एन इंटरव्यूई, जो ले रहा है दैट इज इंटरव्यूअर। 40 years later found himself interviewing Joseph Stalin। अब यहाँ पे H.G. वेल्स की बात हो रही है। H.G. वेल्स एक बहुत ही फेमस राइटर, सबको पता है, सब बहुत ही ज्यादा फेमस राइटर थे। अब H.G. वेल्स क्या करते थे, बहुत ही फ्रीक्वेंटली इंटरव्यूज दिया करते थे, ठीक है, कि ले लो मेरा इंटरव्यू। 1894 में वो एक इंटरव्यू दे रहे थे, उस इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि इंटरव्यू लेना बहुत डिफिकल्ट एक्टिविटी है, कि जो इंटरव्यू ले रहा है भाई हैट्स ऑफ, ये बहुत ही डिफिकल्ट एक्टिविटी है। बट 40 साल बाद, ठीक है, ये स्टेटमेंट के 40 साल बाद उन्होंने क्या करा, खुद जोसेफ स्टेलिन का इंटरव्यू लिया। जोसेफ स्टेलिन एक पॉलिटिकल लीडर थे ऑफ सोवियत यूनियन। अब आगे क्या हुआ, सॉल बेलो, अब ये भी एक बहुत फेमस ऑथर है, हु हैज कंसेंटेड, कंसेंटेड मतलब होता है एग्रीड, हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी, सहमति देना किसी चीज के लिए, टू बी इंटरव्यूड ऑन सेवरल ओकेजन्स, नेवरदलेस, नेवरदलेस होता है हाउएवर, हालांकि, once described interviews as being like thumbprints on his windpipe। इसका क्या मतलब है, पूरे फ्रेज का मतलब है feeling puzzled और feeling uneasy, not feeling comfortable। Yet despite, despite मतलब बावजूद, the drawbacks, drawbacks मतलब कमी, weakness of the interview, it is a supremely serviceable, serviceable मतलब फायदेमंद medium of communication। अब यहाँ पर बात क्या हो रही है, तो सॉल बेलो की बात हो रही है कि ये भी एक फेमस ऑथर है, एंड बहुत बार इन्होंने क्या करा है, परमिशन दे दी है कि ठीक है तुम मेरा इंटरव्यू ले लो, ठीक है, यानी कि इन्होंने भी बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं। इसके बावजूद इन्होंने मेंशन करा है कि मैं हमेशा पजल्ड रहता था और बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती थी मेरे को इंटरव्यू देने में। बट इन स्पाइट ऑफ दिस, इन सब कमियों के बावजूद वो बोलते हैं कि ये जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद मेथड है ऑफ कम्युनिकेशन, के आप दुनिया से कम्युनिकेट कर सकते हो थ्रू इंटरव्यूज। These days, more than at any other time, our most vivid impressions of our contemporaries are through interviews, Dennis Bryan has written। अभी डेनिस ब्रायन भी एक ऑथर और जर्नलिस्ट रह चुके, ठीक है। एंड विविड का मतलब होता है यहाँ पे क्लियर,
इंप्रेशन का मतलब होता है छाप, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। कंटेम्प्रेरीज मतलब जो लोग सेम टाइम पर आपके साथ है, पीपल ऑफ द सेम एरा। तो यहाँ पे बात हो रही है डेनिस ब्रायन, जो कि एक ऑथर एंड जर्नलिस्ट हैं। अब इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है कि नाउअडेज वी कैन गेट गुड एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट पीपल ऑफ आवर एरा बाय इंटरव्यूइंग देम, कि आज के टाइम पर हमें लोगों के बारे में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है। कैसे? उनका इंटरव्यू करके हमें उनके बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है। ऐसी क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग हमें पहले के टाइम पर नहीं मिल पाती थी, क्योंकि पहले के टाइम पर इंटरव्यू नहीं होते थे। आज के टाइम पर हम अपने ही जो फेमस लोग हैं उन्हें जान सकते हैं उनका इंटरव्यू करके। अब जैसे कपिल शर्मा शो है, अब उस पे लोग आते हैं, राइट, लोग आते हैं तो कपिल उनसे क्वेश्चंस पूछता है, अब क्वेश्चन पूछता है तो हमें भी कुछ उनकी लाइफ के बारे में पता चलता है, राइट। तो स्टफ लाइक दैट। ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मोमेंट रीचेज अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ अनदर बिकॉज ऑफ दिस। अब एवरीथिंग ऑफ मोमेंट का मतलब क्या है? हर वो चीज जो जरूरी है या इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑफ दिस द इंटरव्यूअर होल्ड्स अ पोजिशन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड, यानी कि जो पहले कभी नहीं हुआ, जो पहली बार हो रहा है, बेमिसाल पावर एंड इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस होता है इफेक्ट, प्रभाव किसी के ऊपर। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि एक इंटरव्यू के द्वारा, अगर आप इंटरव्यू करते हैं तो इंटरव्यू के द्वारा हमें सामने वाले के बारे में, हर इंपॉर्टेंट चीज के बारे में पता चल सकता है, ठीक है। अब जो इंटरव्यूअर है उसको क्या करने चाहिए? उसको क्वेश्चंस उस टॉपिक से पूछने चाहिए जो इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए बोला गया है कि जो इंटरव्यूअर है ना, इसके पास बहुत ज्यादा पावर होती है, ये एक पावरफुल पोजीशन में होता है, जो कि पहले के टाइम पर, अर्ली टाइम पे पॉसिबल नहीं था। तो इंटरव्यू ने ऐसी एक एबिलिटी बना ली है, एक्वायर कर लिया है एक एबिलिटी को, कि वो क्या कर सकता है, जिसका इंटरव्यू ले रहा है उस पर बहुत गहरा प्रभाव डाल सकता है अपने क्वेश्चंस के थ्रू, और ऑडियंस पर भी एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। तो जो भी इंटरव्यूअर है उसके पास बहुत ही ज्यादा पावर है। अब हम आते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 क्या है? पार्ट 2 एक इंटरव्यू ही बात हो रही है, एक छोटा सा इंटरव्यू आपके आगे दिखा रखा है उम्बर्तो एको का। तो हम लोग देखते हैं, इतना समझ में आया? पहले ये बता दो, क्या आपको इतना क्लियर है? यस और नो, फिर हम आगे बढ़ेंगे ना, क्योंकि क्लियर ही नहीं है तो आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं। क्या इतना क्लियर है? चलो, सो पार्ट 2 में लिखा है, आई एम अ प्रोफेसर हु राइट नॉवल ऑन संडेज, उम्बर्तो एको। क्या बात हो रही है? लेट्स सी, जस्ट अ सेकंड, आजा यार, तो इसके ड्रामे। हाँ, तो उम्बर्तो एको ने, ये कौन है? एक प्रोफेसर है, खुद ही बता रहे हैं कि मैं एक प्रोफेसर हूं बट मैं नॉवेल्स भी लिख लेता हूं, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया है ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, ये एक राइटर भी हैं, ठीक है, एंड इन्होंने अच्छा खासा लिखा है। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू ऑफ उम्बर्तो एको। तो इनका भी एक इंटरव्यू हुआ था, उसी का थोड़ा सा पार्ट हमें इस चैप्टर में दिया गया है। इंटरव्यूअर कौन है, यानी कि जो इंटरव्यू ले रहा है वो कौन है? वो है मुकुंद, ठीक है, फ्रॉम द हिंदू, ठीक है, मुकुंद पद्मावन फ्रॉम द हिंदू। तो अभी यहाँ पर हम जो भी एक्सप्लेनेशन है सेम नीचे हमें दिख रही है। ऑल राइट, कहाँ है कहाँ है कहाँ है? हाँ ठीक है, आगे चलते हैं। Umberto Eco, a professor at the University of Bologna in Italy, had already acquired a formidable reputation. Acquired का मतलब होता है अचीव कर लेना, formidable का मतलब होता है बहुत ही impressive, बहुत ही ज्यादा strong, एकदम कैंट लैंग्वेज में बोले तो भयंकर, एंड रेप्यूटेशन तो सबको ही पता है। एज अ स्कॉलर फॉर हिज आइडियाज ऑन सेमियोटिक्स, स्कॉलर क्या होता है? जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज है किसी के बारे में, ठीक है, और सेमियोटिक्स होता है स्टडी ऑफ साइंस एंड देयर मीनिंग्स। लिटरेरी इंटरप्रिटेशन एंड मिडिवल, मिडिवल होता है अबाउट द मिडिल एज ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, ओल्ड एरा के बारे में। एंड एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स क्या होता है? एस्पेक्ट्स ऑफ लुकिंग प्लेजेंट एंड गुड आर्टिस्टिक चॉइस। बिफोर ही टर्न टू राइटिंग फिक्शन, फिक्शन होता है काल्पनिक कहानी। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है ये देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है इंटरव्यू के टाइम पे जो उम्बर्तो एको है वो एज अ प्रोफेसर काम कर रहे थे एक इटली की यूनिवर्सिटी में, ठीक है,
एंड इनकी बहुत ही अच्छी रेप्यूटेशन थी, बहुत ज्यादा एजुकेटेड थे, इनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज थी अबाउट द स्टडी ऑफ साइंस एंड देयर मीनिंग्स, सो ही वाज हाईली एजुकेटेड, ठीक है। एंड उसके बाद इन्हें अपनी नॉलेज के लिए भी रिस्पेक्ट किया जाता था, साथ ही साथ इनकी गुड आर्टिस्टिक चॉइसेस के लिए भी उस टाइम पर इन्हें रिस्पेक्ट किया जाता था। एंड इन्होंने ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ इन्होंने कुछ टाइम राइटिंग को भी दिया, ये नॉवेल्स भी लिखते थे एंड इन्होंने फिक्शनल लिटरेचर लिखना शुरू करा, ठीक है, यानी कि काल्पनिक कहानियां लिखना शुरू करा। अब आगे चलते हैं। लिटरेरी फिक्शन, एकेडमिक टेक्स्ट, essays, children books, newspaper articles, his written output is staggeringly large and wide ranging. In 1980 एक्चुअली मैं ना 2 घंटे से कांस्टेंट बोल रही हूँ तो मेरा मुंह कांप रहा है ऐसे करके, बिकॉज इससे पहले भी मैंने क्लास ली 7 से 8 यूट्यूब पर 11th की, फिर मैंने 8 से 9 एक सेशन लिया, उससे पहले एक 4 से 5 सेशन था और ये अब मेरी लास्ट क्लास है। तो जब आप बहुत ज्यादा बोल लेते हो ना तो फिर ऐसे हो जाता है, तो उसको थोड़ा इग्नोर करना, ठीक है। लार्ज एंड वाइड रेंजिंग, इन 1980 ही एक्वायर्ड द इक्विवेलेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल सुपरस्टारडम विद द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज विच सोल्ड मोर देन 10 मिलियन कॉपीज। अब यहाँ पे अकेडमिक टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाए, ठीक है, अकेडमिक से रिलेटेड, जैसे आपकी स्कूल्स की किताबें टाइप, ठीक है। स्टैगरिंगली का मतलब होता है बहुत ही ग्रेटली, ठीक है, बहुत ही सरप्राइजिंगली। वाइड रेंजिंग का मतलब होता है लार्ज वेराइटी। इक्विवेलेंट का मतलब होता है ऑलमोस्ट इक्वल, एक समान। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है समझदार, वाइज इंसान। सुपरस्टारडम इज वेरी फेमस। तो अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, अम्बर्तो एको ना फिक्शनल बुक्स लिखते थे, अकेडमिक इंस्टीट्यूट्स में जो बुक्स पढ़ाई जाती हैं उन्हें भी लिखा करते थे, बच्चों के लिए बुक्स लिखते थे, न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल्स लिखते थे, बहुत सारी चीजें लिखते थे, ठीक है। इनकी जो राइटिंग्स हैं ये बहुत ही ज्यादा हैं, सरप्राइजिंगली लार्ज इन नंबर हैं एंड अलग अलग वेराइटी की आपको इनकी राइटिंग्स देखने मिल जाएंगी। 1980 में इन्होंने एक नॉवल लिखी, ठीक है, जिसे पब्लिश करा गया, जिसका नाम था द नेम ऑफ द रोज। इस नॉवल की 10 मिलियन कॉपीज जो हैं वो सोल्ड हो गई। अब इतना सक्सेस मिल गया इस नॉवल को कि लोगों ने इन्हें एक वाइज, एक समझदार, इंटेलेक्चुअल आदमी घोषित कर दिया। ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए और एक सुपरस्टार जैसा जो स्टारडम होता है ना वो इनको मिला। तो अब यहां से इंटरव्यू शुरू हो रहा है, ठीक है जी, तो ढंग से आप लोग सुनिएगा, यही रिक्वेस्ट है बस। अब मुकुंद यहाँ पर क्या बोल रहा है, मैं एक एक डायलॉग नहीं बोलूंगी, ठीक है, वो आप अपनी बुक्स में पढ़ सकते हो, तो मैं एक एक डायलॉग नहीं बोलूंगी, बट क्या बात हो रही है वो मैं बोलूंगी। इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स मैं आपको बताऊंगी और क्या बात हो रही है वो बोलूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे मुकुंद क्या बोल रहे हैं देखते हैं। बट नॉवलिस्ट का मतलब आपको पता है, एक ऐसा इंसान जो नॉवल लिखता है, और एकेडमिक का मतलब मैंने अभी भी बताया, जो स्कूल में या यूनिवर्सिटीज में से रिलेटेड, ठीक है। अब मुकुंद जो है वो अम्बर्तो एको को बोलते हैं, रिमाइंड कराते हैं, याद दिलाते हैं, what other novelist and academician David Lodge had once said about Umberto Eco। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि भाई एक और आदमी है हमारे पास जिसका नाम है डेविड लॉज, और उन्होंने ना एक बारी ना आपके बारे में कोई बात बोली थी, ठीक है। डेविड ने बोला था that he was not able to understand, कि मैं समझ नहीं पाता हूँ कि उम्बर्तो एको इतना सारा कैसे लिख लेते हैं और इतना ज्यादा अचीव कैसे कर लेते हैं, ये मैं समझ नहीं पाता हूँ, ठीक है, ये उन्होंने बात बोली थी। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट था और एक एकेडमिक था डेविड लॉज, जिन्होंने एक बारी टिप्पणी करी थी कि मैं समझ नहीं पाता कि एक इंसान इतना कैसे लिख सकता है, राइट, और कैसे कर सकता है, ये मुकुंद बोलते हैं। तो इसके बदले में उम्बर्तो एको क्या बोलते हैं कि मे बी ना मेरे को देखकर ऐसा लगता है, या मैं ऐसा इंप्रेशन देता हूं, या लोगों को ऐसा लगता है मेरे बारे में कि मैं बहुत चीजें लिखता हूं या मैं बहुत चीजें करता हूं, बट इन दी एंड जब मैं फाइनली अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करता हूं और देखता हूं मैंने क्या करा है, तो मुझे ऐसा लगता है मैं हमेशा एक ही चीज को करे जा रहा हूं, मुझे लगता ही नहीं है कि मैं कोई नई चीज कर रहा हूं। तो मुकुंद पूछते हैं कि वो चीज क्या है जो आप कर रहे हो। तो उम्बर्तो एको बोलते हैं कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है एक्सप्लेन करना, है ना, अब अगर तुम ऐसे पूछोगे तो। वो बोलता है आई हैव सम फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट एंड आई परस्यू देम थ्रू माई एकेडमिक वर्क एंड नॉवेल्स, इवन माई बुक्स फॉर चिल्ड्रन आर अबाउट नॉन वायलेंस एंड पीस। You see the same bunch of ethical, philosophical interest. Ethical is moral. तो यहाँ पर वो बोलते हैं, उम्बर्तो बताते हैं कि यार बहुत ही डिफिकल्ट है बताना कि मैं क्या काम करता हूँ, ठीक है, या मैं क्या कर रहा हूँ।
तो वो बोलते हैं मेरा जो इंटरेस्ट है ना लाइफ में वो फिलॉसफी की तरफ थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, कि इंसान को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और मैं इन्हीं चीजों को ना अपनी बुक्स में कैरी आउट करता हूँ, इन्हीं चीजों को अपनी बुक्स में, नॉवेल्स में, बच्चों के लिए जो बुक्स होती है उनमें लिख देता हूँ। जो मैं बच्चों के लिए बुक्स लिखता हूँ वो भी मैं बहुत ही शांति भरी बुक्स लिखता हूँ कि जिसमें वायलेंस नहीं होता, पीस होता है। तो ये जो मेरे प्रिंसिपल है ना नॉन वायलेंस के, पीस के, इन्हें ही मैं अपनी बुक्स में ट्रांसफर करता हूँ। तो मैं ये सेम मॉरल प्रिंसिपल, सेम मॉरल बिलीफ हर जगह मैं यही लिखता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ भी नया कर रहा हूँ। अब उसके बाद मेरे तो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरस्टिसेस का मतलब होता है एक छोटा सा गैप, ठीक है, अ स्मॉल गैप। तो वो बताते हैं कि मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ। अब मैं तो एको कंटिन्यू कर रहे हैं, बोल रहे हैं मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ। एंड वो बोलते हैं कि ऐसा क्या मतलब क्या होगा अगर हम वर्ल्ड से छोटे छोटे स्पेस को रिमूव कर दें और एवरी स्पेस इन एवरी एटम इज रिमूव, यानी कि हम हर खाली स्पेस जो है वर्ल्ड से वो हटा दें और हर जो एटम है उसे हटा दे, तो क्या होगा। फिर उम्बर्तो एको खुद ही एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसी सिचुएशन में पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है ना विल बिकम एज बिग एज माई फिस्ट, के इतना सा हो जाएगा दुनिया, ये जो मेरा हाथ है ना बस इतनी सी दुनिया रह जाएगी अगर हम इसमें से गैप को हटा दें। वो यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं, वो यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं कि ये जो वर्ल्ड है ये इतना बड़ा है, वो क्यों है, वर्ल्ड एग्जिस्ट क्यों कर रहा है, बिकॉज हम सब एक दूसरे को स्पेस देते हैं कि सबके अपने थॉट्स हो, सबके पास अपनी अपॉर्चुनिटी हो कि वो अपनी जिंदगी को अपने तरीके से बिता सके। फिर उम्बर्तो बोलते हैं कि इन द सेम मैनर हमारे पास अपनी जिंदगी में भी बहुत सारा स्पेस होता है, यानी कि हमारे पास छोटे छोटे गैप होते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलेंगे, ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, हम इमेजिन करते हैं कि आप मेरे घर आ रहे हो, ठीक है। अब आप मेरी बिल्डिंग में पहुंच गए हो, जो मेरा अपार्टमेंट है, फ्लैट है, आप उसकी बिल्डिंग में पहुंच गए हो। अब आप लिफ्ट तक जा रहे हो और मेरे फ्लैट तक आ गए हो, ठीक है। नाउ मैं अपने फ्लैट पे आपका वेट कर रहा हूं। अब आगे क्या होता है, तो वो बोलते हैं ये क्या है, ये भी एक गैप है। वो बेसिकली समझाना चाह रहे हैं कि हमारे पास छोटा छोटा इतना टाइम होता है हम रियलाइज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल आप खड़े हो और अपनी स्कूल बस का वेट कर रहे हो, तो उस बीच में क्या आपके पास टाइम है, गैप है आपके पास। आपकी टीचर नहीं आ रही सेकेंड पीरियड की और घंटी बज चुकी है, उस बीच में आप क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, वो गैप है। तो वो इसी चीज का रियलाइजेशन कराना चाहते हैं कि वी आर वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन। तो वो बोलते हैं मैं उन्हीं एम्प्टी स्पेसेस के बारे में लिखता हूं। मैंने ऑलरेडी एक आर्टिकल लिखा है, ठीक है, जब मैं क्या कर रहा था, वेल आई वॉज वेटिंग फॉर यू टू कंप्लीट योर ट्रैवल फ्रॉम फर्स्ट फ्लोर टू द थर्ड फ्लोर। तो बोलते जब मैं वेट कर रहा था ना कि आप फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे आओगे, तो मैं ऑलरेडी एक आर्टिकल लिख चुका था, यानी कि मैं इन गैप्स को यूटिलाइज करता हूं, इसलिए मैं इतना ज्यादा लिख पाता हूं। डेविड ने बोला था ना एक इंसान इतना कैसे लिख सकता है, या आप लोग भी बोलते हैं ना हम पे तो टाइम ही नहीं, हम कैसे कर सकते हैं। तो उम्बर्तो एको यही बताना चाहते हैं कि मैं इन गैप्स को यूटिलाइज करता हूँ, टाइम हमारे पास होता है, हम उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं, बस समझ रहे हो आप। अब मान लो आप 9:15 हो गए, 9:30 आपकी क्लास है, आप बैठे हुए हो, 9:30 क्लास है, 9:30, अरे आप 9:15 से 9:30 में क्या कर रहे हो, आपने उस गैप को कैसे यूटिलाइज किया। जैसे मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि जो भी राइटिंग सेक्शन है, राइट, या जो भी रीडिंग सेक्शन है या जो भी है, आप उसमें पढ़ते रहा करो, राइटिंग सेक्शन को रीड करते रहा करो, और उसके लिए आपको स्पेशली टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। हमेशा बोला मैंने, आप गैप्स को यूटिलाइज करो, राइट, कि आप स्कूल जा रहे हो तब पढ़ लो, मतलब इससे काम भी हो जाएगा और आपको स्पेशली टाइम भी नहीं निकालना पड़ेगा। तो यही वो बताते हैं, ओके। अब आगे देखो, फिर मुकुंद बोलते हैं नॉट एवरीवन कैन डू दैट, कि हर कोई ये नहीं कर सकता है। Your non-fictional writing, your scholarly work has a certain, scholarly मतलब जो समझदार, full of wisdom, playful and personal quality about it. Playful मतलब light hearted काम, ठीक है, light hearted वाले जो इनके काम है इसके बारे में बात हो रही है। तो मुकुंद बोलते हैं कि यार हर इंसान तो ये नहीं कर सकता, यानी कि इतने कम ड्यूरेशन में एक आर्टिकल लिखना तो टैलेंट की बात है, हर कोई नहीं कर सकता। फिर मुकुंद बोलते हैं कि इवन जो आपके नॉन फिक्शनल, यानी कि फिक्शनल मतलब जो काल्पनिक है, जो मनगढ़ंत है, नॉन फिक्शनल इज जो फैक्ट है, कि जब आप नॉन फिक्शनल काम भी लिखते हो ना, तब भी उसमें ना कुछ प्लेफुल होता है, लाइट हार्टेड होते हैं, बंदा बोर नहीं होता पढ़ते हुए, तो इसमें भी आपकी पर्सनल क्वालिटीज दिखती हैं। फिर अब मुकुंद ही अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, जो इंटरव्यू ले रहे हैं, वो बोलते हैं कि ये तो बहुत ही नोटिसेबल और मेजर चेंज है, ठीक है, फ्रॉम द स्टाइल दैट इज यूजुअली अडॉप्टेड फॉर एजुकेशनल पर्पस। के एजुकेशन की बुक्स कैसी होती हैं, ज्यादातर बोरिंग होती हैं, बट आप जिस तरीके से लिखते हो उसमें लोगों को इंटरेस्ट आता है। यहाँ पे मार्क्ड का मतलब है इजीली नोटिस करने वाला,
डिपार्चर का मतलब है एक चेंज, एक शिफ्ट आना, ठीक है। इनवेरिएबल का मतलब है ऑलवेज, हमेशा, ठीक है। डीपर्सनलाइज का मतलब है ह्यूमन फीलिंग से अटैच ना होना, इमोशंस से अटैच ना होना। ड्राई का मतलब है नॉन एंगेजिंग, कि आप एंगेज नहीं हो रहे हो किसी चीज में, कोई चीज इंटरेस्टिंग नहीं है। कॉन्शियसली मतलब जानबूझकर। नोइंगली। अडॉप्टेड मतलब अपनाना किसी चीज को, डेवलप करना। और अप्रोच मतलब होता है स्टाइल। तो अभी यहाँ पर क्या बात हो रही है, देखो बोला गया है, ये तो क्लियरली नोटिस कर सकते हैं हम लोग कि बहुत बड़ा चेंज है कि यूजुअली जो बुक्स होती है वो बोरिंग होती हैं, राइट। उसमें ह्यूमन फीलिंग्स या ह्यूमन टच की बात नहीं होती, फैक्ट्स की बात होती है। बट आप जिस तरीके से लिखते हो वो अलग है। यूजुअल जो एजुकेशनल बुक्स है वो रीडर को एंगेज नहीं कर पाती और क्वाइट बोरिंग होती हैं। तो क्या आप इंटेंशनली डेवलप करते हो ये इनफॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग जिससे आपका रीडर जो है वो एंगेज रहे, या ये आपका नेचुरल स्टाइल है, आप लिखते ही ऐसे हो? तो ये क्वेश्चन वो पूछते हैं। अब इस पे उम्बर्तो एको क्या करते हैं, बताते हैं। When I presented my first doctoral dissertation, तो ये क्या होता है, ये पीएचडी में ना थीसिस लिखते हैं, अगर आप कभी करोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। स्कॉलर, स्टूडेंट एंड हाइपोथेसिस मतलब जो चीज रियल नहीं है, आप अजम्पशन लगा रहे हो, जैसे किसी चीज के अनुमान लगा रहे हो। अब यहाँ पे उम्बर्तो एको एक इंसिडेंट बताते हैं जहां पर वो अपनी थीसिस, एक तरीके से प्रोजेक्ट मान लो, वो सबमिट कर रहे थे, ठीक है, अपनी पीएचडी में। तो ये जो इंसिडेंट है ये इटली में हुआ, वो बताते हैं। वो बोलते हैं कि मेरे जो प्रोफेसर हैं उन्होंने मुझे बोला कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ना एक ही सब्जेक्ट को डीपली पढ़ते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो बहुत सारे फॉल्स अजम्पशन, मनगढ़ंत कहानियां उसके बारे में सोचने लगते हैं। उसके बाद वो इन्हीं अजम्पशंस को सोचते हैं और उनको सही करते हैं, एंड एट द एंड वो इसी पे थीसिस लिख देते हैं। कहने का क्या मतलब है, देखो वो बोल रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं डीप में। अब इस पे एक बहुत डीप में पढ़ लिया, मान लो मैंने इंग्लिश को डीप में पढ़ लिया, चौसर पढ़ लिया, अलग अलग विलियम लैंगनेट को पढ़ लिया, जॉन को पढ़ लिया, बहुत अलग अलग मैंने राइटर्स को पढ़ लिया। अब उसी के बीच में गलत गलत अजम्पशंस लगाते हैं कि ऐसा नहीं हुआ होता तो ये हुआ होता, ऐसा किया होता तो वो हुआ होता। फॉर एग्जाम्पल अगर भोली चैप्टर की बात करें क्लास 10, अगर भोली ने आवाज उठा ली होती तो ये नहीं हुआ तो गलत गलत अजम्पशंस लगा के फिर उसे ही करेक्ट करते हैं और उसी के ऊपर अपना पूरा निष्कर्ष और प्रोजेक्ट लेकर आ जाते हैं। ये कौन बोल रहा है, प्रोफेसर बोल रहा है उम्बर्तो को, जब वो अपना प्रोजेक्ट सबमिट कराने लेकर गए हैं। फिर प्रोफेसर आगे बोलते हैं, बट तुमने क्या करा है, अपनी रिसर्च की पूरी कहानी तुम मेरे पास लिख कर लाए हो। तुमने क्या ट्रायल्स किए, तुम्हारे रिसर्च में क्या क्या डाउनफॉल आए, तुमने अच्छा क्या किया, बुरा क्या किया, तुम सब वो मेरे पास लिख कर आए हो। और ये जो मेथड है ना, ये एकदम अपोजिट है बाकी बच्चों से, कि बाकी बच्चे जो लिखते हैं तुम उससे बिल्कुल अलग लिखते हो। उम्बर्तो जो है वो आगे बताते हैं कि उनके टीचर ने ये भी एक्सेप्ट करा दैट उम्बर्तो वाज करेक्ट, कि जो तुमने किया वो सही है, ऐसे ही लिखना चाहिए। तो प्रोफेसर ने उनके काम को, जो भी था थीसिस, उसको एज अ बुक पब्लिश कर दिया। और ये एक इंडिकेशन था कि प्रोफेसर को उम्बर्तो का काम बहुत ज्यादा पसंद आया। एट दैट पॉइंट, एट द एज ऑफ 22, तो अब ये जो इंसिडेंट हुआ उस टाइम पर उनकी उम्र थी 22 साल, ठीक है। इस एज में ही वो उन्हें ये समझ आ गया था कि जो स्टूडेंट्स है ना, उन्हें क्या करना चाहिए, शुड राइट देयर थीसिस ऑन द सेम पैटर्न्स दैट ही हैड रिटन, कि जिस तरीके से उन्होंने लिखा है, अपने ट्रायल एरर सब बताया, अपना पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करा है प्रोजेक्ट को बनाने का, वैसे ही उन्हें भी थीसिस लिखनी चाहिए। बाकी लोगों को भी कंप्लीट स्टोरी बतानी चाहिए अपनी रिसर्च की, जैसे कि वो कोई कहानी बता रहे हो। तो वो बोलते हैं क्योंकि इससे ना अवेयरनेस आती है, लोगों में अंडरस्टैंडिंग आती है, क्योंकि आप जितने भी आर्टिकल या ऐसे देखोगे वो सारे डिस्क्रिप्टिव है ना, सिर्फ टॉपिक के बारे में बात हो रही है, बट उसको लिखने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई ये कोई नहीं बताता। तो वो बोलते हैं सबको ऐसे ही बताना चाहिए जैसे मैंने बताया। एंड वो बोलते हैं शायद यही रीजन है कि मैंने नॉवेल्स लिखना बहुत ही लेट शुरू करा। मैं 50 साल का था जब मैंने अपनी नॉवेल्स को लिखना शुरू करा। वो बोलते हैं कि रोलैंड बार्थ्स जो है वो मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं, वो मेरे से बहुत डिसअपॉइंटेड थे, ठीक है, और अनहैप्पी थे, क्योंकि वो एसेस थे, नॉवेलिस्ट थे, तो उन्हें मेरी नॉवेल्स अच्छी लगती होंगी, तो वो खुद डिसअपॉइंट हो गए कि भाई वो एसे लिखते हैं और नॉवेल्स नहीं लिख पाते। अब आगे क्या हुआ, ही वॉन्टेड टू बिकम अ क्रिएटिव राइटर। तो उनका जो फ्रेंड है बोलता है ना, यार तू अच्छा लिखता है, मैं ये नहीं लिख पाता, मैं तो ऐसे लिखता हूँ, बट मैं भी चाहता हूँ कि मैं कुछ क्रिएटिव लिखूं, बट वो ये कर नहीं पाए, ठीक है, वो उनकी पहले ही डेथ हो गई। सो उम्बर्तो बोलते हैं
मेरी लाइफ में ऐसा कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, ठीक है। मैंने तो अनइंटेंशनली लिखना शुरू कर दिया, मैं तो चाहता भी नहीं था लिखना, बट अनइंटेंशनली मैंने लिखना शुरू कर दिया है। गाइस इतना क्लियर है? ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे वो बोलता है, अंबरतो बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था, मतलब एक दिन मेरे पास कुछ नहीं था करने को तो इसलिए मैंने शुरू कर दिया, ठीक है, और मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी लिखूंगा, बट मैंने एवी ही इसको शुरू कर दिया। तो वो ये भी बोलता है कि मुझे ना चीजों को डिस्क्राइब करना, सिचुएशंस को डिस्क्राइब करना बहुत पसंद है, तो इसलिए मुझे लगा कि नॉवल में अच्छे से लिख सकता हूँ, क्योंकि नॉवल में यही होता है कि आप एक ही कहानी को अच्छे से डिस्क्राइब करके, अगर कोई आ भी रहा है तो आप उसके आने को भी अच्छे से डिस्क्राइब करते हो। तो वो बोलता है कि जो नॉवेल्स है ना, प्रॉबेबली उन्होंने सेटिस्फाई किया जो मेरा टेस्ट था फॉर नरेशन के, मुझे हर चीज को नरेट करना है। अब आगे फिर मुकुंद बोलते हैं कि चलो अब हम नॉवेल्स की बात कर ही रहे हैं तो मेरे दिमाग में कुछ आया है। पहले आप फेमस थे एकेडमिक कामों के लिए, राइट, टीचिंग के लिए, राइटिंग के लिए, जो आप एजुकेशनल पर्पस के लिए करते थे, और लेटर आप फेमस हुए एज अ नॉवेलिस्ट। जब आपकी जो नॉवल है द नेम ऑफ द रोज वो फेमस हो गई तो आप एज अ नॉवेलिस्ट भी फेमस हो गए। आपने 5 नॉवल लिखी हैं और बाकी आपके नॉन फिक्शनल यानी कि जो काल्पनिक कहानियां नहीं है, नॉन फिक्शनल काम आपने 20 से भी ज्यादा लिखे हैं। अंबरतो एको बोलते हैं 40 से ज्यादा 20 से ज्यादा नहीं, 40 से ज्यादा मैंने लिखे हैं। तो वो इंटरप्ट करते हैं बीच में। मुकुंद बोलता है सरप्राइजिंगली 40 आपने लिखे हैं। तो वो बोलते हैं, मुकुंद बोलता है कि इनमें से कुछ काम ना बहुत ही इनोवेटिव है एंड इन्फ्लुएंशियल है इन द फील्ड्स ऑफ साइंस, ठीक है। वो साइंस के बारे में, सिमियोटिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे ना, तो बोलते हैं कि बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल काम आपने, बहुत ही मेन काम इस फील्ड में लिखे हैं, जिससे कि आगे इस फील्ड में और डेवलप, जैसे मान लो अगर कोई डॉक्टर है उसने मेडिसिन की फील्ड में कोई बड़ा काम कर दिया, वैसे ही वो बोल रहे हैं इस फील्ड में और ज्यादा लोग आगे बढ़े और डेवलपमेंट हुई। बट अगर हम लोगों से अंबरतो एको के बारे में पूछे तो लोग आपको नॉवेलिस्ट की तरह ही जानते हैं। मतलब आपने नॉन फिक्शनल काम 40 करे, इतने बड़े बड़े आपने चेंजेस करे इस फील्ड में, बट स्टिल आपको लोग एज अ नॉवेलिस्ट की तरह ही जानते हैं। तो क्या ये जो ओपिनियन है इससे आप परेशान होते हो? क्या ये ओपिनियन आपको बॉदर करता है या नहीं करता है? अंबरतो बोलते हैं हाँ, विच मीन्स सच ओपिनियन डज वरी हिम, कि शायद थोड़ा बहुत उन्हें फर्क पड़ता है। वो खुद को एज अ प्रोफेसर पहले कंसीडर करते हैं कि भाई मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, राइट, एंड मैं सिर्फ फ्री टाइम में संडेज को मैं नॉवल लिखता हूँ, राइट। तो वो आगे एम्फसाइज करते हैं, जोर डालते हैं कि एक एकेडमिक की लाइन में होना आसान बात नहीं है, टीचर होना एक बिल्कुल भी आसान बात नहीं है। मैं सेवरल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करता हूँ एजुकेशन से रिलेटेड, बच्चों को समझाता हूँ, ठीक है, और पर मैं राइटर्स की कोई मीटिंग अटेंड नहीं करता हूँ। मतलब जो पढ़ाई से रिलेटेड चीजें हैं मैं वो अटेंड करता हूँ, लोग मुझे जानते नहीं उस फील्ड में। मैं राइटर्स की मीटिंग में जाता नहीं, लोग मुझे एज अ नॉवेलिस्ट जानते हैं, राइट। तो मैं बेसिकली अपने आप को ऐसे कम्युनिटी का पार्ट मानता हूं जो कि एकेडमिक्स में ज्यादा डिवोटेड है। मैं तो बस यूं ही फ्री टाइम में लिख लेता हूं, बट मैं फेमस हो गया हूं ज्यादा एज अ नॉवेलिस्ट, ये वो बताते हैं। बट ओके, फिर अंबरतो कंटिन्यू आगे बोलते हैं। वो बोलते हैं कि इट्स ओके, मतलब अगर लोग मेरी नॉवल पढ़ रहे हैं बाकी का काम नहीं पढ़ रहे तो ठीक है, कोई बात नहीं। हंसते हैं और अपने शोल्डर्स को इम्प्लाई, मतलब ऐसे करते हैं हंसते हुए कि ठीक है अपने को क्या। वो बोलते हैं मुझे ये भी पता है दैट इफ आई राइट नॉवेल्स मोर पीपल रीड इट, कि अगर मैं लिखूंगा ना तो और ज्यादा लोग पढ़ेंगे। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं, आई डू नॉट एक्सपेक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल से 1 मिलियन वुड रीड माई आर्टिकल्स, कि सिम्योटिक पे अगर मैं कोई आर्टिकल लिख रहा हूँ, साइंस पे अगर मैं कोई आर्टिकल, मैं नहीं एक्सपेक्ट करता 1 मिलियन पढ़े, बट मैं अगर बुक लिख रहा हूँ तो लोग 10 मिलियन कॉपी बिक गई है, राइट। तो ये चीज वो समझाते हैं। अब मुकुंद बोलते हैं कि अब इसी से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, कि जो द नेम ऑफ द रोज है ये बहुत ही सीरियस नॉवल है, ठीक है। कुछ पार्ट्स इस नॉवल में ऐसे भी हैं कि इस नॉवल को डिटेक्टिव नॉवल भी बोला जा सकता है, बट ये जो नॉवल है ये बात करती है रियलिटी के बारे में, ये बात करती है रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में, ये बात करती है मिडिल एज हिस्ट्री के बारे में। तो इन सब के बावजूद ये जो नॉवल है ये बहुत फेमस हो गई, बहुत लोगों ने इस नॉवल को पढ़ा। तो आप कभी कंफ्यूज नहीं हुए कि मतलब टॉपिक्स तो बोरिंग ही है कि हिस्ट्री के बारे में बात हो रही है, रियलिटी के, रिलीजियस बिलीफ के, स्टिल 10 मिलियन कॉपी इसकी बिक गई। अब जितने भी बच्चों डिफिकल्ट मतलब है उसके मतलब डिफिकल्ट वर्ड्स के मैंने मतलब यहाँ पे लिख रखे हैं, ठीक है। डिटेक्टिव यान का मतलब अगेन मैंने बताया है कि डिटेक्टिव वाली कहानी, ठीक है।
डेल्व का मतलब होता है बात करना, एक्सप्लोर करना, टॉक अबाउट। मेटाफिजिक्स का मतलब होता है एक तरीके से रियलिटी के बारे में बात करना, ठीक है। थियोलॉजी इज रिलीजियस बिलीफ। मेडिवल हिस्ट्री आपको बता ही चुके हैं, अबाउट मिडिल एज ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। तो ये वो बात बोलता है। अब इस पे उम्बर्तो एको बोलते हैं कि मैं कंफ्यूज नहीं था, ठीक है। वो बोलते हैं जर्नलिस्ट कंफ्यूज थे, मैं कंफ्यूज नहीं था, मैंने तो वो लिखा ही था। समटाइम्स कभी कभी पब्लिशर्स भी कंफ्यूज थे। अब उनकी रीजन क्या था कंफ्यूज होने का? उनका बिलीफ कि लोगों को वो पढ़ना पसंद है जो रेलेवेंट नहीं है या इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी कि लोगों का ये मानना है कि जो आम लोग हैं उन्हें वो पढ़ना पसंद है जो एकदम बुलशिट बात है, ठीक है। तो वो बोलते हैं इसलिए लोग कंफ्यूज थे कि ये आपने क्या लिख दिया, लोगों को सीरियस चीजें पढ़ना पसंद नहीं है। उन्हें यह भी लगता था कि लोग ऐसी नॉवल नहीं पढ़ेंगे जिसमें एक डिफिकल्ट एक्सपीरियंस है, लोग सिर्फ इजी गोइंग नॉवेल्स को पढ़ेंगे। तो वो बोलते हैं कि इमेजिन करो कि इस धरती पर 6 बिलियन लोग रहते हैं, ठीक है, एंड अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 मिलियन कॉपीज जो है वो बिकी है। 6 बिलियन लोग हैं और 10-15 मिलियन कॉपीज बिकी है। देयरफॉर हम ये अभी भी बोल सकते हैं कि जितने लोग इस धरती पर हैं उनमें से तो केवल कुछ लोगों ने इस नॉवल को पढ़ा है, राइट। बट ये वो रीडर्स हैं जो अपना टाइम सिंपल एस्पेक्ट में वेस्ट नहीं करना चाहते। ये वो रीडर है जो सीरियस नॉवल भी पढ़ना चाहते हैं। तो दुनिया में अलग अलग टाइप के लोग हैं। अगर हम एक ही माइंडसेट बना लेंगे कि लोगों को ये नहीं पसंद, अब जैसे मेरा है, मैं जब एडटेक में थी तो मुझे बोला जाता था छोटी क्लास लो, ठीक है, बच्चे नहीं पढ़ते इतनी देर, बच्चे बोर हो जाते हैं, व्यूज नहीं आते। अब मेरा ये था व्यूज आए ना आए पता नहीं, आने भी चाहिए क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, बट जब पढ़ाऊंगी तो ढंग से पढ़ाऊंगी। सो पॉइंट ये है कि बच्चे बहुत सारे हैं दुनिया में। अगर मान लो मेरी लाइव वॉचिंग 1000 चल रही है, ठीक है, और अगर एंड तक 200 बच्चे भी रुके हैं ना, तो मेरे लिए वो 200 मैटर करते हैं, क्योंकि शायद वो ऐसे क्वालिटी बच्चे हैं जिन्हें डिटेल में पढ़ना पसंद है, राइट। और ये शायद 600 ऐसे बच्चे हैं जिन्हें सिर्फ मटरगस्ती करने आए हैं, जिन्हें सिर्फ एमसीक्यू करा दो या फलाना करा दो, माँ बाप को बोल रहे पढ़ रहे नहीं, तो स्टफ लाइक दैट। तो हर तरीके के यहाँ पर लोग हैं, ठीक है। आगे उम्बर्तो बोलते हैं कि लोगों को ना, पीपल शुड ऑलवेज रीड ओनली दैट लिटरेचर विच डज नॉट नरेट सिंपल थिंग्स। यानी कि लोगों को क्या करना चाहिए, और एटलीस्ट डोंट ऑलवेज वांट दिस। आई माई सेल्फ एट 9 PM आफ्टर डिनर वॉच टेलीविजन वांट टू सी ईदर मियामी वाइज और इमरजेंसी रूम। आई एंजॉय इट एंड आई नीड इट बट नॉट ऑल डे। तो यहाँ पे वो बोलते हैं उम्बर्तो एको डज नॉट वांट दैट पीपल शुड ऑलवेज रीड ओनली लिटरेचर विच डज नॉट नरेट सिंपल थिंग्स। तो वो एक बैलेंस चाहते हैं। वो ये नहीं बोल रहे कि हमेशा आप सिंपल थिंग्स पढ़ो, वो ये नहीं बोल रहे हमेशा आप डिफिकल्ट चीजें पढ़ो, ठीक है। वो बोलते हैं मैं खुद कभी कभी लाइट चीजें चाहता हूँ, 9 बजे के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं बस टेलीविजन देखूं, ठीक है, मेरे जो फेवरेट सीरियल्स है मैं वो देखूं, मैं इंजॉय करूं। मतलब मुझे भी 9 बजे के बाद इंजॉयमेंट चाहिए होता है, बट ये इंजॉयमेंट मुझे पूरा दिन थोड़ी चाहिए होता है। तो सिमिलरली लोगों को भी हमेशा ये नहीं है कि उन्हें सिर्फ लाइट हार्टेड नॉवेल्स पढ़नी है, कभी कभी उनका ओपिनियन भी चेंज हो सकता है और वो कुछ सीरियस भी पढ़ना चाहते हो। अब मुकुंद आगे बोलता है, क्या मैं रीजन जान सकता हूं if the reason of the great success of the novel is because it is written in the background of middle age of history। तो वो बोलता है कि आपकी नॉवल इतनी फेमस हुई, क्या इसके पीछे ये कारण है कि आपने मिडिल एजेस के बारे में लिखा है, ठीक है, आपने एक वो पीरियड चूज करा है मेडिवल हिस्ट्री का, उसके बारे में लिखा है, इसलिए आपकी नॉवल फेमस हो गई। तो उम्बर्तो इंटरप्ट करते हैं, उन्हें रोकते हैं बीच में और बोलते हैं कि हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, बट इसका एक और एस्पेक्ट है। वो बोलते हैं कि मैं इस तरीके से स्टोरी लिखता हूं जैसे कि अ वाइज पर्सन फ्रॉम चाइना वुड राइट, ठीक है। ही वांट्स टू टेल, वो बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि उनकी जो राइटिंग्स है ना, उसकी स्टोरी टेलिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, ठीक है, और मैं पुराने समय का जो विजडम है, जो समझदारी है, वो अपने वर्क्स में लाना चाहता हूं। तो कुछ भी एस्पेक्ट हो सकता है। आगे वो बोलते हैं कि मेरा जो अमेरिकन पब्लिशर है वो बोलता है while she loved my book, बोलती है सॉरी, कि उसे मेरी बुक पसंद आई, बट उसे लग रहा था कि 3000 से ज्यादा कॉपीज नहीं बिकेंगी एक ऐसी कंट्री में जहां पर किसी ने कैथेड्रल नहीं देखा या फिर लैटिन नहीं पढ़ी, पुरानी चीजें नहीं देखी, चर्च नहीं देखा। तो वो बोलती है 3000 से ज्यादा कॉपीज तो इसकी नहीं बिकने वाली, बुक ठीक है तेरी। तो वो बोलते हैं कि मुझे एडवांस दे दिया गया 3000 कॉपीज का, बस दैट्स इट, बट इन द एंड 2 या 3 मिलियन कॉपी तो खाली यूएस में बिक गई। तो वो बोलते हैं बहुत सारी बुक्स लिखी जाती हैं मेडिवल टाइम के ऊपर, आई थिंक द सक्सेस ऑफ द बुक इज अ मिस्ट्री। तो वो बोलते हैं कि ऐसे तो मेडिवल हिस्ट्री पे और भी बुक्स लिखी जाती, वो क्यों नहीं फेमस हुई। तो वो बोलते हैं कि एक मिस्ट्री ही रह गई कि ये बुक इतनी ज्यादा फेमस क्यों हुई।
अब आगे क्या हुआ, nobody can predict it, तो वो बोलते हैं कि अपन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि क्यों ये बुक इतनी ज्यादा फेमस हुई. I think if I had written the name of the rose 10 years earlier or 10 years later, it wouldn't have been the same. Why it worked at that time is a mystery. तो वो ये भी बोलते हैं कि अगर मैंने ये नॉवल 10 साल पहले या बाद में लिखी होती, शायद इतनी फेमस नहीं होती. इसी टाइम पर इतनी फेमस क्यों हो गई, ये मेरे लिए भी एक मिस्ट्री है. तो बस इससे आगे का इंटरव्यू नहीं दिया गया है चैप्टर में. चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म हो गया है.